Hello everyone, welcome to the class. So today we will discuss about important questions on वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम. सो आज हम वेब सेट के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं. क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे NTUGC नेट के लिए सब्सक्रिप्शन आप सभी के लिए चल रहा है, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो और आज ले सकते हो बिकॉज टुडे इज़ द लास्ट डेट. 17 इज़ द लास्ट डेट, दैट इज़ टुडे. सो आप आज रात 12 बजे से पहले पहले अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर दिस एग्ज़ाम फॉर 2023, सो आप लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो. एंड हियर इज़ द कोड दैट इज़ PKNET. यू कैन यूज़ द कोड टू गेट 20% ऑफ. यहाँ पर आप 20% को सेव कर सकते हो. बेस्ट टाइम है. और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सभी के लिए बेस्ट टाइम है कि आप फटाफट से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओ, राइट? तो अभी जाओ जल्दी से. और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी अनअकैडमी के थ्रू. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ मैं आपको सेशंस के बारे में बता रही हूँ. कुछ बैचेस भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. 15 दिसंबर से ऑलरेडी यहाँ पर पेपर वन के कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं. MCQ कोर्सेज चल रहे हैं. तो आप सभी सब्सक्रिप्शन को लेकर अपने कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो. बहुत ही अच्छा टाइम है क्योंकि यहाँ पे आपको 20% ऑफ मिल रहा है और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज तक के लिए ही वैलिड है. सो जल्दी से जाके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. सो चलिए गाइस, फिर हम स्टार्ट करते हैं. बिकॉज मैं आप सभी को क्वेश्चंस करा रही थी. यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग. ठीक है, सो 30 क्वेश्चन दैट मीन्स हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया. ठीक है ना, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था. 47 लास्ट आंसर था, राइट? अभी हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो 31 पे चलते हैं. 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो पाइप हैं ए और बी, दोनों ही 24 मिनट में और एक 32 मिनट्स में फिल करता है टैंक को. ठीक है, तो ए को 24 मिनट लगते हैं, बी को 32 मिनट्स लगते हैं. अब दोनों का अगर मैं बोलूं कि दोनों का जो पाइप है वो ओपनली साइमल्टेनियसली ओपन कर दिया गया है, तो अगर मैं यहाँ पर ये बोलती हूँ आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज तो द टैंक इज फुल फुल इन 18 मिनट्स. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि 18 मिनट में कितना मतलब कितना जो टैंक है वो फिल कर पाएगा, यही पूछ रहा है ना. तो कितने टैंक फिल हो पाएंगे? क्या आंसर होगा? 8, 10, 9 और 6. तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्विकली. आप लोग सबसे पहले अपना जो वीडियो है उसको पॉज करो. ठीक है, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि ये पहले भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है. तो जल्दी से आप लोग देखो कैसे करोगे. ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ. सो होप सो आप सभी को आंसर पता चल गया होगा और आप सभी ने फाइंड आउट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके. तो चलिए मैं इसका आंसर आप सभी को बता दूं. इसका आंसर आएगा 8. ठीक है, 8 आना चाहिए. और 8 कैसे आएगा? क्योंकि हम इसमें एलसीएम लेंगे ना. एलसीएम देखो, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे 24 मिनट्स लगते हैं ए को एंड बी को यहाँ पे लगते हैं 32 मिनट्स. ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखती हूँ तो इन सब का टोटल क्या हो जाएगा? 96 हो गया ना. ठीक है, तो अगर मैं इन सब का एलसीएम मैंने निकाल लिया 96. ठीक है, 96 इसका एलसीएम हो गया. आप लोग अपना अपना एलसीएम फाइंड आउट कर लेना. इजीली एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा मल्टीप्लाई करके. ठीक है, एंड अगर मैंने इसका एलसीएम निकाला तो ये क्या हो गया? 96 ए को हम बोल सकते हैं कि 96/24. ठीक है, दैट मीन्स 4 यूनिट. ठीक है, यही कहा गया है. देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बी की बात करती हूँ तो इसमें भी हम 96/32 कर सकते हैं, राइट? तो 32 को 96 से डिवाइड करो तो 3 यूनिट्स हो जाएंगे, राइट? अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको ये बताना है हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज. बी
कितने टाइम में क्लोज कर पाएगा अगर वो 18 मिनट में मतलब फुल हो जाता है, तो बी कितने टैंक्स को फिल अप कर पाएगा ये पूछ रहा है ना, तो कितने मिनट्स में कर पाएगा बेसिकली। तो अगर हम इसकी बात करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की, तो सबसे पहले तो 4 इंटू, क्योंकि 4 यूनिट्स है ए का, ठीक है, और 18 प्लस 3 इंटू एक्स हमने किया इज इक्वल्स टू 96। एक्स इसीलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो 4 इंटू बी का तो दिया हुआ है ना, 4 इंटू दिस इज योर 4 इंटू 18 हमने किया। अब यहाँ पे आपको 3 इंटू 3 मतलब बी का यूनिट हो गया ना, 3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 96 हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। तो 3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 96 माइनस 72, ये मल्टीप्लाई करिए ना, 18 इंटू 4 72, ठीक है। देन यहाँ पे 24 आ गया। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 8 मिनट्स। तो 8 मिनट में ये प्रॉपरली पूरा क्लोज कर लेगा। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है मैन, ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैन को। ये स्क्वायर जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये है आपका टॉल मैन, सॉरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैन, ये आपका स्ट्रॉन्ग मैन है, ठीक है, ये आपका टॉल है। एंड ट्राइंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आर्मी ऑफिसर को कर रहा है, राइट। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच रीजन रिप्रेजेंट आर्मी ऑफिसर हु आर टॉल बट नॉट स्ट्रॉन्ग। तो हमें आर्मी ऑफिसर को तो देखना ही देखना है, और स्ट्रॉन्ग होना, स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एक ऐसा पॉइंट देखो जो दोनों में ही है, तो बताओ कौन सा होगा, ऑफ कोर्स 4 होगा। सो आंसर इज 4, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनको प्रिपेयर करना आपकी ड्यूटी है, ठीक है। और अगर इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ और आप सभी के साथ मुझे शेयर करने हो तो आप लोग मुझे बता देना, मैं आपके साथ में शेयर कर लूँगी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कंडीशंस, ये कंडीशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रॉम अमंग द 6 बॉयज ABCDEF 5 गर्ल्स, यहाँ पर दिखा हुआ है PQRST, अ टीम ऑफ 6 इज टू बी सिलेक्टेड अंडर द कंडीशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी सिलेक्टेड है ना वो इस तरीके से सिलेक्टेड है। ए एंड बी हैव टू बी टुगेदर, दोनों को ए और बी को साथ में रहना है। बी कैन नॉट बी टीम्ड विद ई, बी ई के साथ में नहीं रहेगा। डी कैन नॉट गो विद द पी, ठीक है, डी पी के साथ नहीं जाएगा। सी कैन नॉट गो विद द एस, एस के साथ सी नहीं जाएगा। बी एंड आर बोथ आर टुगेदर, बी और आर दोनों साथ में हैं। और एस एंड टी हैव टू बी टुगेदर, ठीक है। तो एस एंड टी को भी साथ में रहना होगा। इफ द 4 members including A has to be boys, so यहाँ पे क्या लिया है, the number of the member other than E are। तो अगर मैं बात करती हूँ E के other than, वो कौन कौन से मेंबर्स होंगे वो इंक्लूड किए जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को पहले तो सॉल्व करने से पहले आप सभी को ना इसको ड्रॉ करना पड़ेगा प्रॉपरली। पहले ट्राई करो, देन मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। ओके, सो होप सो आप सभी को यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम इसको करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, सो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो कौन सा होगा, क्योंकि ई को तो हमें इंक्लूड करना ही नहीं है। जब हम ई को इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर किसको इंक्लूड करेंगे, फिर ई वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा ना। तो आंसर क्या आएगा फिर, आंसर यहाँ पर आएगा आपका दैट इज 3। 3 विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे होगा, 3 मतलब दैट इज ADFST। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। इसमें ना कुछ कंडीशंस होंगी, उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको इतना पता है कि अगर हम लॉजिकली चले तो 6 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो बॉयज़ को अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ ABCD एंड ENF, ठीक है। एंड गर्ल्स है यहाँ पर PQRST। पहला कंडीशन अगर हम देखते हैं, पहला जो कंडीशन है वो क्या डिफाइन करता है, A एंड D हैव टू बी टुगेदर। A
एंड डी को साथ में होगा, तो ए और डी एक साथ रहेंगे। ये वाला मैंने पहले कंडीशन को देख लिया। सेकंड कंडीशन जो कह रही है वो क्या कह रही है कि ए डी एंड ई रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना डी बी कैन नॉट बी टीम्ड एज ई। तो जब बी के साथ में ई नहीं होगा तो डी के साथ में होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन को यहाँ पर बोल रहा है डी कैन नॉट गो विद द पी, तो डी पी के साथ नहीं जाएगा, दैट मीन्स पी इज नॉट द मेंबर ऑफ द टीम, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, डी पी के साथ में नहीं होगा। यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा लिया सो दैट मुझे याद रहे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कह रहा है सी कैन नॉट गो विद द एस, तो सी भी एस के साथ नहीं जाएगा, है ना। तो फिर क्या होगा, इसको भी सी को भी कट करो, सी भी एस के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, इस नेक्स्ट वाली पॉइंट को देखते हैं अगर हम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ए एंड बी बोथ हैव टू बी टुगेदर, सॉरी बी एंड आर को हमें साथ में रखना है। बी मेंबर ही नहीं है टीम का, तो आर भी तो नहीं होगा फिर मेंबर। देखो, जब मेंबर बी है ही नहीं, क्योंकि बी को हमने टीम में नहीं रखा, तो फिर आर भी नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, बी एंड आर दोनों ही टीम के मेंबर नहीं है, नॉट इन अ टीम। ठीक है, इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा आप सभी को एक एक पॉइंट के थ्रू, अदरवाइज यहाँ पे फिर आंसर गलत हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, एस एंड टी हैव टू बी टुगेदर, सो एस एंड टी को क्या हम साथ में रख सकते हैं, तो यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर अभी हमने जो कैलकुलेट किया ए डी ई, ये हमने बनाया था ना अभी, तो एस और टी को तो हमने साथ में रखना ही रखना है। समझ आया। तो आंसर अब बताओ मुझे क्या होगा। यहाँ पर ये पूछ रहा है, अब सिंपली आपको आंसर मिल गया, ई की जगह पे हम किसको रखेंगे, ई की जगह पे एफ आ जाएगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि हमें ई को इंक्लूड नहीं करना है। तो बाकी का ऑप्शन देखो ए डी एस टी और एफ आ जाएगा, सो आंसर इज सी। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक पॉइंट को आपने देखना था और उस हिसाब से फिर इसका एक कैलकुलेट करके एक आपको यहाँ पे बताना था क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी। आईओटी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ द टास्क इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द थिंग्स। सो आंसर विल बी सी, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सभी ने सुना होगा आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एंड द डिजिटल सिग्नेचर इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या हम डिजिटल सिग्नेचर को क्या बोलते हैं, इज इट फ्रॉम digitally scanned signature, handwritten signature or encrypted information or what, verbally communicated message। तो क्या लगता है आप सभी को, एक तो ये अगर हम बात करते हैं डिजिटल है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली होगा, और इलेक्ट्रॉनिकली होगा तो फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिजिटली स्कैंड होगा ना, फिर ये स्कैंड ही होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज अ एक सेकेंड, वेयर डज अ कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर इट्स डेटा, तो कहाँ पर कंप्यूटर को हम ऐड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं, किस पॉइंट से। सो क्या यहाँ पर ऑप्शन आपका सीपीयू आएगा, सीपीयू मेमोरी। ठीक है, सीपीयू मेमोरी, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। तो करेक्ट आंसर तो सेंट्रल प्रोसेसिंग ही होगा, सीपीयू ही होगा, क्योंकि ऐड या फिर हम जब हम कंपेयर करते हैं तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से ही हम करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, bandwidth of the data communication is measured with the help of। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि जो डेटा कम्युनिकेशन है उसका बैंडविड्थ मतलब कि अगर हम फुल उसकी बात करते हैं, जैसे कि जैसे आपने एक पैकेज टाइप ले लिया है ना, इसको हम बोलते हैं एक पैकेज टाइप, जैसे कि आपने वाईफाई का पैकेज ले लिया कि आपको 1000 रुपये में इतना एमबी मिलेगा एंड ऑल, वो वाली चीज़ वही पूछा है। ऑफ द कम्युनिकेशन मेजर इट्स विथ फिजिकल डायमेंशन डेटा कम्युनिकेशन, और आपका इलेक्ट्रिकली पैरामीटर या फिर आपका फिजिकल स्ट्रेंथ होगा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसके थ्रू हम मेजर करते हैं इसको, bandwidth of the data
कम्युनिकेशन को हम किस तरीके से मेजर करेंगे? तो ऑफ कोर्स वो आपका होना चाहिए डेटा कम्युनिकेशन कैपेसिटी के थ्रू ही आप आइडेंटिफाई करोगे। मेजर तो आप आइडेंटिफिकेशन तो आप इसी के थ्रू करोगे, है ना? तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा फिर? आंसर इज डेटा कम्युनिकेशन कैपेसिटी। कम्युनिकेट कितना करना है उसके हिसाब से आपको जो पैकेज होता है वो मिलता है। अभी नाइट्रोजन, मेमेक्स, फ्लॉपी डिस्क और यहाँ पर लिखा हुआ है सी प्लस प्लस और लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर एक ये वाला जो पॉइंट है ना, ये लैंग्वेज वाला है। तो इसको एक बार मैं कट करके थोड़ा सा नीचे इसको पोर्शन में ले आती हूँ, सो दैट आप सभी को क्लियर रहे। अभी ठीक है, तो इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, तो अभी आपको मैच करना है। मैच करो फटाफट से, क्या होना चाहिए। और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है उस पर्सन का नाम, मतलब पर्सन से एसोसिएटेड है ये। नाइट्रोजन को अगर हम देखते हैं तो ये किसके थ्रू हुआ है, कौन सा पर्सन इससे रिलेटेड होगा। तो इस क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए कि जो आंसर होगा वो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत तो आइडेंटिफिकेशन का पता होना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर आपको एक दो भी पता होंगे तो आप इजीली उस पर यूज़ कर लोगे, डिफाइन कर लोगे। ठीक है, तो इस केस में आपको या तो तुक्का लगाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। ठीक है, तो भाई देखो, थोड़ा बहुत तुक्का भी लगाओगे तो किस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर होना चाहिए इसका, दैट इज, मिनट, यस। देखो सी प्लस प्लस का तो आपको पता होना चाहिए कि सी प्लस प्लस का कौन सा पर्सन है। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका बी आएगा, दैट इज नाइट्रोजन का आ जाएगा मोरे, मेमिक्स का आ जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला, एंड दिस वन इज फॉर द दिस, एंड फोर्थ वन हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका बुश। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक सभी को पता होगा कि ऑथेंटिक नॉलेज डिफाइन करता है, किसकी लिस्ट को देखता है। लिस्ट तो होता है लेकिन यहाँ पर कौन सा लिस्ट होता है, रेड फ्लावर प्लांट्स को ही देखता है, रेड कलर फिशेस को ही देखता है, लिस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ द एनिमल और इंडेंजर्ड प्लांट्स ऑफ द एनिमल्स। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट है ना, ये जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी लिस्ट में यहाँ पे इसको डिफाइन करता है। रेड डेटा बुक में ऑथेंटिक डेटा रहता है। ठीक है, सो ये भी आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। व्हेन इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो हमारा वीक है वो कब से कब तक चलता है, थोड़ा सा आइडिया लगाओ इस क्वेश्चन में। लास्ट वीक ऑफ द सितंबर, ठीक है, या फिर अक्टूबर में आता है, लास्ट वीक, फर्स्ट वीक और लास्ट वीक। तो वीक जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा, वैसे भी आपको पता है, 2 से 8 के बीच में होना होता है जो ये वाइल्ड लाइफ वीक होता है, और ये अक्टूबर में होता है। तो इसको हम किस में मानेंगे फिर, फर्स्ट वीक में ही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में होता है अक्टूबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, दैट इज IUCN। IUCN का हेड ऑफिस कहाँ पर है, या फिर हेड क्वार्टर कहाँ पर है? क्या ये आपका ग्लैंड में है, आपका पेरिस में है, वेना, या फिर न्यूयॉर्क? सो हेड ऑफिस जो है ना, ये इसका आपका स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, हेड ऑफिस आपका यहाँ पे स्विट्जरलैंड हो गया। तो फिर अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो फिर आपका ऑप्शन क्या होगा, IUCN का हेड ऑफिस कहाँ पे आ जाएगा आपका, दैट इज इन पेरिस। ठीक है, तो पेरिस में ही आएगा ग्लैंड बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर पॉइंट का ध्यान रखना, IUCN जो है उसका जो हेड क्वार्टर है, वैसे तो ये स्विट्जरलैंड में है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ये कहाँ पर है ये पूछ रहा है ना। स्विट्जरलैंड में ये आपका ग्लैंड एक जगह है, वहाँ पे है ये इसका आंसर। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में जो ग्लैंड एक प्लेस है, वहाँ पर इसका हेड ऑफिस है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
द प्रोटोकॉल दैट रिड्यूसेस ग्रीन हाउस इमिशन, ग्रीन हाउस इमिशंस को कौन सा प्रोटोकॉल रिड्यूस करता है? तो वो क्योटो है, वेना है, मॉन्ट्रियल है या फिर कार्टेजिना है। तो आंसर इज क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें तो हम बिना सोचे समझे आंसर कर सकते हैं क्योंकि ये अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है। स्ट्रेटोस्कोप, ट्रोपोस्फेयर, सॉरी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। तो आपको यहाँ पर भी इसको मैच करना है, मतलब किस किस से रिलेटेड है ये बेसिकली। तो वो आपको बताना होगा इसको मैचिंग में। सोच के बताओ, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और फिर आंसर दो। ठीक है, मैचिंग में अगर हम इसको देखते हैं तो इस पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट का आंसर ऑफ कोर्स होगा आपका टू ऑप्शन। यस, टू इसीलिए क्योंकि इसको अगर हम देखते हैं फर्स्ट वाले को ना, फर्स्ट वाला आप तो आपका ई हो जाएगा क्योंकि ये वेदर कंडीशन को ट्रोपोस्फेयर। तो भाई आपका 100%। देखो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया, इसमें मैं श्योर हूँ। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में भी मैं श्योर हूँ। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर इज रिलेटेड टू ओजोन। ओजोन है ना, ओजोन ही गैस से ही रिलेटेड होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। अब अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होता तो आपको ये वाला ऑप्शन तो 100% पता है, तो इसका आंसर आप आराम से कर सकते थे। बाकी को भी देख लो थोड़ा बहुत। मेसोस्फेयर इज मेटेरॉइड्स, ठीक है। एंड थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर किससे रिलेटेड होता है? थर्मोस्फेयर इज आइनोस्फेयर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन हमारा बन गया। एटलीस्ट आपको मैचिंग में दो ऑप्शंस का आंसर पता होना चाहिए तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैक इज अ ऑटोनमस बॉडी, किसके अंडर आती है? नैक एक ऑटोनमस बॉडी है, क्या ये एमएचआरडी के अंदर है या फिर ये क्वालिटी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया है, हायर एजुकेशन है या यूजीसी है? सबको पता है ये चीज, तो क्या होना चाहिए? अंडर द एजेस ऑफ, किसके अंडर आती है नैक? नैक इज अंडर द एजेस ऑफ यूजीसी, ये बताया हुआ है पहले भी। ये क्वेश्चन आपका एनटी में भी पूछा गया था और इसमें भी आया है। ठीक है, कौन सा इसमें से पॉइंट नहीं है? दैट इज आई क्यू ए सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो आई क्यू ए सी का मतलब है क्या? पहले तो ये पता होना चाहिए, उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। दैट इज इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। ठीक है, इंटरनल क्वालिटी, जो कि क्वालिटी को चेक करता है। ठीक है, और ऑब्वियसली आप आपको पता है क्वालिटी एश्योरेंस सेल, ये एक ऐसा सेल है या एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि हमेशा क्वालिटी को डिफाइन करेगा। अब थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हो इसमें से कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये नॉट पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले बोल रहा है कि क्वालिटी पैरामीटर्स को देखेगा। ठीक है, वर्कशॉप सेमिनार्स की क्वालिटी को देखना। ठीक है, एकेडमिक एक नोडल सेंटर है इंस्टीट्यूशन का जो कि एकेडमिक एक्टिविटीज को देखता है, या फिर ये आपका मतलब डिफरेंट टीचिंग प्रोग्राम्स को भी देखता है। तो बेसिकली इसका काम क्या है यही पूछ रहा है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको आप आइडिया लगा के देखो कि आंसर क्या हो सकता है। कि आपको अगर इस आंसर का नहीं भी पता है रीजन मतलब, तो आपको कुछ ना कुछ आंसर तो करना पड़ेगा, और आंसर भी ऐसा कि जो एटलीस्ट थोड़ा सा आप बना पाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टीचिंग सिलेबस की, क्वालिटी सिलेबस की बात करती हूँ, ठीक है, तो वो किससे रिलेटेड होता है? अगर मैं क्वालिटी की बात करती हूँ, वो भी सिलेबस की क्वालिटी की बात करती हूँ, तो क्या ये आपका फिर पैरामीटर डिफाइन करेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो क्वालिटी होती है ना, वो आपका हमेशा कौन डिफाइन करता है? यूजीसी ही करेगा ना। यहाँ पे इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल की जरूरत ही नहीं है। सेल क्या काम, क्या है? एक्टिविटीज को देखना, क्वालिटी को देखना और इंस्टीट्यूशन के क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना, मतलब सही तरीके से काम हो रहा है या एकेडमिक एक्टिविटीज में सही तरीके से क्वालिटी है या नहीं है। ठीक है, वो चीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फाउंडेशन ऑफ द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन? तो इन्होंने बोला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है कि पहले कौन सा हुआ, देन उसके बाद, देन उसके बाद, इस तरीके से क्वेश्चन को आपसे पूछा जा रहा है।
तो इसके लिए तो आपको सबसे पहले आपको थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा या आइडिया लगाना पड़ेगा एक तरीके से, क्योंकि आपको सबके बारे में तो पता होना असंभव है ना? क्योंकि आप लोग अगर सबके बारे में जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा-सा आइडिया लगाना होगा, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा-सा मैच हो जाता है ना फिर। तो चलो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, किस तरीके से आप इसका आंसर करोगे। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि अभी मैं अगर एनसीईआरटी की बात करती हूँ तो एनसीईआरटी कब आया था? एनसीईआरटी आया था 1961 में, ठीक है? कब आया था? 61 में आया था। अब अगर मैं एडवांस स्टडी की बात करती हूँ, ठीक है? एडवांस स्टडी की अगर मैं बात करती हूँ तो वो कब आया? दैट इज़ आईआईएएस, जो कि शिमला में है, इसका हेड ऑफिस है ना? इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? शिमला में है। ये आया था 1964 में। देखो इतना तो पता है कि एनसीईआरटी हमारा 61 में आया था, ठीक है? अब आपको काउंसिल ऑफ इंडिया पता है, सॉरी इग्नू, पहले इग्नू का बताओ, इग्नू कब आया था? इग्नू के बारे में भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए और होगा ही। 85 में आया था इग्नू, ठीक है? तो इसका मतलब ये कहीं न कहीं आपका बाद में आएगा। और काउंसिल ऑफ इंडिया, एनसीटी कब आया था? 1995 में आया था, ठीक है? 1995 में इसका एक्ट बना था और 1993 में ये आया था। तो ऑब्वियसली आंसर यहाँ पर फिर ये हो जाएगा, मतलब ये क्रोनोलॉजिकल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, learning is a treasure within limited for the UNESCO by the Jacob Delors is the report of, ये किसका रिपोर्ट था? एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, फॉरेन अफेयर्स या फिर रेशियल मैटर्स? तो ऑब्वियसली एजुकेशन से ही रिलेटेड होगा, ठीक है? इसमें तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और वैसे भी ये जो रिपोर्ट है ना, ये बहुत फेमस थी। यूनेस्को की जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी, ये बहुत फेमस थी और ये एजुकेशन पे ही थी। Next question. In the contemporary India, higher education institution aim to inculcate the various uh, values amongst the student. तो कौन कौन से वैल्यूज को यहाँ पर, ये कंटेम्प्रेरी की बात करें, पुराने ज़माने की बात करें, तो किस पे इनकलकेट किया जाता था? मॉरल, इंक्लूसिव, रिलीजन या फिर डेमोक्रेटिक? तो मॉरल वैल्यूज को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे, ठीक है? Next question. Which of the following scheme is not included in the National Skill Education Qualification Framework Scheme, that is NSQF? NSQF जो स्कीम है उसमें कौन सा इंक्लूड नहीं करता है? सॉरी, ठीक है, बैचलर ऑफ द वोकेशनल डिग्री प्रोग्राम, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन द टीचर एंड द ट्रेनिंग एंड कम्युनिटी कॉलेजेस। सो कौन सा इसमें नहीं होगा? अब इसमें भी थोड़ा सा आपको आइडिया ही लगाना पड़ेगा, बिकॉज आपको सारी स्कीम्स के बारे में पता हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो इस केस में आप एलिमिनेशन मेथड को भी यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन वो कैसे होगा? थोड़ा तो पता होना चाहिए ना, बट उसके लिए भी तो थोड़ा बहुत तो आपको, और पहली बात है ये तो पता होना चाहिए एटलीस्ट कि नेशनल जो स्किल क्वालिफिकेशन मेथड क्वालिफिकेशन है वो क्या है, फ्रेमवर्क है वो क्या है बेसिकली, ठीक है? तो भाई इसमें जो पार्ट है ना वो पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन द टीचर एंड द ट्रेनिंग तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टीचर एंड ट्रेनिंग वाला फील्ड एनसीटी का रोल प्ले करता है ना, एनसीटीई, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर द टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क क्यों करेगा, स्किल क्यों प्रोवाइड करेगा, है ना? तो इसीलिए यहाँ पर हमने एलिमिनेशन से समझ गए कि ये सी तो डेफिनेटली कुछ अलग ही है, ये टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन आ गया, स्वयं स्वयं प्रभा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा हर क्वेश्चन में पूछा जाता है। स्वयं स्वयं क्या है और स्वयं प्रभा क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो स्वयं, स्वयं प्रभा, ये सारी चीज़ें आप ही को बतानी है। तो फटाफट से मैचिंग में बताओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? अभी जल्दी से मैचिंग में बताओ, वीडियो को पॉज करके फटाफट से। हम्म तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका स्वयं है ना, स्वयं इज रिलेटेड टू, दिस इज रिलेटेड टू डीटीएच चैनल फॉर द एजुकेशन। प्रभा इज फॉर द मैसिव मूक हो गया, ठीक है? तो दो ऑप्शन तो आपके करेक्ट हो गए, दैट इज 4 एंड 5, ठीक है?
तो 4 एंड 5 दैट मीन्स ये आपका ये ऑप्शन डी हो गया, राइट। सो होपफुली आप सभी को ये चीज़ समझ आ गई होगी। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो क्लियर हो गए होंगे। एंड कोई भी डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, पूछ लेना, सो दैट मैं वहाँ पे आपको बता दूँ। बाकी मैंने सारे जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो सारे वेबसाइट वाले कंप्लीट करा दिए हैं, सारे ही ईयर्स के। मैक्सिमम ईयर्स तो मैंने कंप्लीट करवा ही दिए हैं। सो अगर कोई ऐसा ईयर है जो आप लोग को नहीं मिला है, ठीक है, या फिर मैंने कोई नहीं कराया तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड मुझे लिंक भी प्रोवाइड कर देना सो दैट मैं वहाँ से फिर आप सभी के लिए प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। सो इसमें अगर हम देखते हैं, हाँ, ये चीज़ क्लियर हो गई थी ना सभी को। एक मिनट, यहाँ पर ऑप्शन मैंने क्या किया था, ये वाला ऑप्शन मार्क कर दिया ना, नहीं, इसका ऑप्शन तो आप देखो यहाँ पर, हाँ, ये 2 तो हमने कर लिए, लेकिन अभी नेक्स्ट वाले का देखते हैं। 1 मिनट, शायद मैंने गलत कर दिया था यहाँ पे। इसका आंसर होगा 3, क्योंकि एनपीटी है ना ये, दैट इज़ एनपीटी, दैट इज़ नेशनल प्रोग्राम फॉर द टेक्नोलॉजी। तो ये तो इंजीनियरिंग कोर्सेज़ को डिफाइन करता है, और ये वाला भई वर्चुअल रिपॉजिटरी है लर्निंग रिसोर्सेज़ का, ठीक है, एनडीएल, एनडीएल है ना ये, ठीक है, एनडीएल तो लर्निंग रिपॉजिटरी। तो यहाँ पर ये हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को ना यहाँ से फॉलो अप कर सकते थे। यहाँ पे ये कट हुआ, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय ऑल।